नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जीके क्लासेस पे। तो आज का तारीख है 3 दिसंबर 2021 और दिन है शुक्रवार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2 दिसंबर के दौरान घटी समसामयिक घटनाओं के बारे में और उस समसामयिक घटना से संबंधित जो स्टैटिक जीके होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइक्लोन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ऑन 4 दिसंबर। उस चक्रवात का नाम क्या है जो 4 दिसंबर को भारत के पूर्वी तट से टकराने की संभावना है? अम्फा, यास, जवाद, जवाद या फिर निसर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है जवाद। देखिए अभी ये 4 दिसंबर को आशा है आईएमडी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसने ये वार्निंग जारी किया है कि 4 दिसंबर ये तो शुरू जो हो जाएगा, इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा 3 दिसंबर रात से ही, लेकिन ये 4 दिसंबर को हीट करेगी। कहाँ? ईस्टर्न कोस्ट जो है भारत का पूर्वी तट है, ये जो प्रभावित होने वाला राज्य होगा वो आंध्र प्रदेश होगा, उड़ीसा होगा और वेस्ट बंगाल होगा। तो इसका जो आंसर है वो है जवाद। अब ये जवाद जो नाम है साइक्लोन का, ये दिया गया है इस बार सऊदी अरेबिया के द्वारा और इसका जो शाब्दिक अर्थ है ये एक अरबी भाषा का शब्द है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है उदार, लिबरल। इसको इंग्लिश में लिबरल कह सकते हैं। ये तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये जो साइक्लोन होगा ये थोड़ा क्या होगा, उदार है, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। अब ये जो साइक्लोन का डिवीज़न जो होता है किस तरह से स्पीड, जो विंड स्पीड होता है उसके बेसिस पे साइक्लोन को डिवाइड करते हैं। तो ये देख लीजिए कि अगर जो विंड स्पीड है 50 to 61 है, यानी 50 से 61 है, तो इसको डीप डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। यानी जब लो प्रेशर बनता है और उसके बाद से जो जहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, तो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर भागती है, तो उसके कारण विंड स्पीड क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो अगर 50 to 60 किलोमीटर पर आवर है तो इसी को बोलते हैं डीप डिप्रेशन। अगर ये स्पीड 60 to 88 हो जाता है तो इसको साइक्लोनिक स्टॉर्म नाम दिया जाता है। और स्पीड अगर ये 89 से लेकर 117 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो इसको सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलते हैं। उसके बाद 118 से 166 किलोमीटर प्रति घंटा होने पे इसका नाम जो है वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाता है। 167 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के और 221 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में अगर हवा बहती है तो उसको एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाएगा। और अगर विंड स्पीड 222 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भी पार कर जाए तो इसको जो है सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया जाता है और इसमें जो है काफ़ी तबाही हो जाती है। तो ये हुआ विंड स्पीड के बेसिस पे डिवीज़न। अब देख लेते हैं कि जो साइक्लोन्स होता है इसका अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन में इस तरह के करंट को हरिकेन कहा जाता है। इसको जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन तब कहते हैं जब टेम्परेचर जो है 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या होता है, ज़्यादा होता है टेम्परेचर उस एरिया का, तो उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कह दिया जाता है। तो ये इस साइक्लोन का नाम जो अटलांटिक ओशन में, यानी मेनली जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका में या अमेरिका में साइक्लोन को क्या कहा जाता है, तो वहाँ हरिकेन कहा जाता है। चीन में पैसिफिक ओशन में आइएगा तो इसको जो है टाइफून के नाम से, और ये पार्टिकुलरली चीन के बारे में पूछता है कि चीन में साइक्लोन को क्या कहा जाता है, तो टाइफून। और इस साइक्लोन जो है इंडियन ओशन में जो साइक्लोन बनता है उसका जो नाम है उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन या सिंपली साइक्लोन कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है इस क्षेत्र में बने जो साइक्लोन होते हैं इसको विली विली कहते हैं। इसके अलावा साइक्लोन का एक और डिवीज़न है, वो यहाँ पे देख लेते हैं डिस्ट्रक्शन के बेसिस पे कि विंड स्पीड कितना होगा
तो उससे कितना होने से डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, कम होगा। तो अगर विंड स्पीड 120 टू 150 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये जो डैमेज जो होता है मिनिमल होता है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया जाता है, एनडीआरएफ एक्टिव रहती है ताकि अगर ये स्पीड इससे वर्स हो, ज़्यादा हो जाए तो लोगों को बचाया जा सके। तो ये जो जवाद तूफान अभी जो आने वाला है ये इसी कैटेगरी में है, जवाद तूफान जो आ रहा है इस बार। अगर विंड स्पीड 150 से 180 किलोमीटर हो जाए तो उसको मॉडरेट माना जाता है। 180 से 210 के बीच जो तूफान होता है उसको एक्सटेंसिव कहते हैं। 210 से 250 में एक्सट्रीम हो जाता है और 250 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हो जाए तो उसको कैटास्ट्रॉफिक बोलते हैं। किसी भी कंडीशन में सबसे ज़्यादा क्षति जो होता है जो कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग होते हैं उनको, मछुआरों को सबसे ज़्यादा लॉस होता है, जान माल की हानि होती है। उसके अलावा उन लोग का जो जीवन निर्वाह जो चल रहा होता है वो एकाएक क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसके अलावा कोस्टल एरिया में लगने वाले जो फसल हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा भुक्तभोगी है ये कोस्टल एरिया में उड़ीसा है, जहाँ की सबसे ज़्यादा आते रहता है। तो एक तरह से क्या करता है कि लोगों का जीवन एक अल्पकाल के लिए जो है विराम में ला देता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन चूजन फॉर द वर्ल्ड एथलेटिक वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए किन्हें चुना गया है? पीवी सिंधु, अंजू बॉबी जॉर्ज, हिमा दास या फिर मीराबाई चानू। तो इसका जो सही आंसर है वो है अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है केरल की रहने वाली हैं, ये केरला की रहने वाली हैं। जो है ये 2003 में एक एथलेटिक्स हैं और ये 2003 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो है ब्रॉन्ज मेडल ये लाई थी। किस चीज़ में? तो ये लॉन्ग जंप में। ये याद रखिएगा कि ये किस एथलेटिक्स के कौन से वर्जन में खेलती हैं। तो ये लॉन्ग जंप में भारत की पहली और एकमात्र, अभी तक में भारत की ये पहली और एकमात्र लॉन्ग जंपर एथलेटिक्स हैं जो कि 2003 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रोंज मेडल लाई थी। तो इन्हीं को इस बार वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब दिया गया है। किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि भारत में अभी ये जो वुमेन एथलेटिक्स है उसको इंस्पायर कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इनको इसी कार्य के लिए वर्ल्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलेटिक फेडरेशन ने वर्ल्ड एथलेटिक वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा ये एथलीट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अब इसका जो और ऑप्शन है, पीवी सिंधु ये बैडमिंटन से संबंधित है, हिमा दास जो है स्प्रिंटर है यानी धावक हैं, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो ये पीवी सिंधु और मीराबाई चानू ये ना अभी जो हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक हुआ इसमें दोनों में ये ब्रोंज मेडल लाए, वेट लिफ्टिंग में और पीवी सिंधु बैडमिंटन में। हिमा दास को धींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये है तो ये हैं अंजू बेबी जॉर्ज। इनका जो है जन्म 1977 में हुआ था। ये कहाँ? कोट्टयम में, केरल के कोट्टयम नामक स्थान में लॉन्ग जंप से ये संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, नागालैंड स्टेटहुड डे यानी नागालैंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर या फिर 22 मार्च। तो इसका सही आंसर है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर 1963 को जो है भारत का ये जो आसाम से क्रेव आउट होने वाला पहला राज्य था। 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड का स्थापना किया गया था बिहार से अलग करके। तो 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था। और 8 नवंबर 2000 को
8 नवंबर 2000 को उत्तरांचल, जिसका कि बाद में नाम बदल करके यूके यानी उत्तराखंड कर दिया गया। तो इस तरह से 2000 में, सन 2000 में 3 स्टेट उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया। बात करते हैं 22 मार्च को, तो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार को बंगाल से अलग करके एक सेपरेट दर्जा दिया गया था, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो नागालैंड की बात कर रहे हैं, तो नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो नेफ्यू रियो हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो RN रवि हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, एज पर रिपोर्ट अनाउंस्ड बाय द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ऑन वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज टॉप। देखिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एक संस्था है जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहने पे कितना खर्च होता है कोई शहर में, उस बेसिस पे एक लिस्ट बनाई है। तो उस लिस्ट में के अनुसार कौन सा शहर जो है टॉप पे है, पेरिस, फ्रांस, तेल अवीव, इज़राइल, सिंगापुर या फिर दमिश्क, सीरिया। तो इसका जो सही आंसर है ये तेल अवीव है। तेल अवीव जो है इज़राइल का एक शहर है जो कि अभी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार से दुनिया का सबसे महंगा शहर है। इससे पहले जो है पेरिस हुआ करता था, पेरिस को रिप्लेस करके अभी कौन हो गया है, तेल अवीव हो गया है। तो इसको याद रखिए क्योंकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तेल अवीव, तेल अवीव कहाँ है, इजराइल में। इजराइल का स्थापना कब हुआ था, 1948 में। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नेफ्ताली बेनेट हैं। और यहाँ की जो राजधानी है वो जेरूसलम है और यहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल है। पेरिस, पेरिस फ्रांस, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की राजधानी भी है पेरिस और फ्रांस की करेंसी है यूरो। बात सिंगापुर की करते हैं, तो सिंगापुर एक छोटा सा जो है कंट्री है। सिंगापुर के वर्तमान में राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं और प्रधानमंत्री ली सियन लुंग हैं। तो पेरिस और सिंगापुर ये दोनों मिलके कंबाइंड रूप से जो है दूसरा पोजीशन हासिल किया है। दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी है। सीरिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री बशर अल असद हैं और यहाँ की जो करेंसी है वो पाउंड है। तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिला। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, एज पर रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, व्हाट इज द कंबाइंड डेट टू GDP रेशियो। यानी राज्य सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य पर RBI द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त ऋण टू GDP रेशियो क्या है, 20, 31, 7.4 या फिर 77। तो इसका जो सही आंसर है वो है 31। देखिए, डेट टू GDP रेशियो जो ऑल ओवर स्टेट्स है इंडिया का, उसका उस पे RBI ने एक रिपोर्ट जारी किया है और उस रिपोर्ट में ऐसा देखा गया कि स्टेट का जो डेट टू GDP रेशियो कितना है, 31। 20% इसको होना चाहिए। FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के, FRBM एक्ट के तहत जो है 2022 तक जो डेट टू GDP रेशियो है वो लाना है कितना, 20%, जो कि असंभव है क्योंकि ये कोरोना काल के कारण क्या हुआ है, सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ गया है और एक्सपेंडिचर बढ़ जाने के कारण सरकार को जो है ऋण ज़्यादा लेना पड़ रहा है, जिस वजह से डेट बढ़ रहा है, इसलिए ये रेशियो भी बढ़ रहा है। देखिए, टैक्स डेट टू GDP रेशियो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंस करने के लिए, अपना खर्च करने के लिए या फिर किसी तरह का अगर नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ला रही है तो उस प्रोजेक्ट पे जो खर्च होगा उसको बियर करने के लिए सरकार क्या लेती है, कर्ज लेती है। सरकार कर्ज इंटरनेशनल संस्थान जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया या फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, तो इस तरह की संस्थाओं या फिर RBI हो गई, इस तरह की संस्थाओं से क्या करती है, लोन लेती है
और उस लोन से अपने एक्सपेंसेस या फिर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके खर्च को वहन करती है। और जीडीपी क्या होता है, तो किसी भी स्टेट का, जिस तरह से कंट्री का जीडीपी होता है, उसका ज्योग्राफिकल सीमा के अंदर किसी भी पार्टिकुलर पीरियड के दौरान जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज बन के तैयार होते हैं उनका जो वैल्यू होता है उसी को कहते हैं जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका जो वैल्यू है, इसका कितना परसेंट आप डेट लिए हुए हैं, इससे ये पता चलता है कि आप जो कर्ज लिए हैं उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर आप देखिए कर्ज लेते हैं और अगर उसको एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर आप यूज करते हैं, यानी कि उसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में करते हैं, जैसे भारत सरकार या फिर बिहार सरकार कोई कर्ज लेती है एशियन डेवलपमेंट बैंक से और उसका जो है निवेश कोई रोड बनाने में करती है या फिर डैम बनाने में करती है, तो उससे क्या होता है कि पहले तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, रोजगार मिलता है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, रोड बन रहा है तो कहीं से जो है गिट्टी आएगा, कहीं से पीच आएगा, लोग जो है गाड़ी आएगी उसको ढोने के लिए आएगी। तो बहुत तरह की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे लोगों में रोजगार उत्पन्न होता है और जैसे ही लोगों के पास पैसा आएगा तो उस पैसा को क्या करेंगे, वो लोग खर्च करेंगे। तो ये क्या होता है, कम्युलेटिव होता है, यानी आप एक तरफ से तो सरकार ऋण ली है, दूसरी तरफ से उसी ऋण को जब सरकार खर्च कर रही है तो सरकार जो पैसा खर्च की और उसके फिर इंटर्न में जिनको वो पैसा मिला, यानी लेबर हो गया, फिर जो कॉन्ट्रैक्टर हुआ, वो लोग खर्च करते हैं और उसी खर्च से सरकार को क्या मिलती है, टैक्स मिलती है। तो इसी तरह से चलती है इकोनॉमी। तो अगर आप कर्ज लिए हैं और उसका एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में किए हैं तो उसको अच्छा माना जाता है। हर सरकार को कर्ज लेना चाहिए ताकि इकोनॉमी, एक हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कर्ज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ता है। जैसे डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका हो गया, जापान, साउथ कोरिया, ये सब कंट्री का टैक्स डेट टू जीडीपी रेशियो ज़्यादा रहता है, बहुत हाई होता है, 100% से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो जो ये लेते हैं, कर्ज जो लेते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लेते हैं, जिससे क्या होता है, यानी जिससे प्रोडक्शन बढ़ता है, यानी कोई फैक्ट्री बनाया जा रहा है उससे प्रोडक्शन होगा, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे जो प्रोड्यूस बनेगा उसको फिर बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इससे जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनको जो है मल्टीपल फायदा होता है। तो वर्तमान में भारत सरकार का टारगेट, लेकिन इंडिया के केस में क्या है कि जो डेट लेकर के सरकार अपना जो है रिवेन्यू एक्सपेंस पूरा करती है। रिवेन्यू एक्सपेंस उसको बोलते हैं जो सरकार अपनी रोजमर्रा की जो काम है उसको चलाने के लिए जो खर्च करती है उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए लोन लेना इकोनॉमिक दृष्टि से जो है लाभदायक नहीं माना जाता है, ये क्या है, हानिकारक है। जैसे आप लोन ले करके अगर आप कोई असेट्स खरीदते हैं, जैसे जमीन खरीद लिए, तो उसको अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जमीन का दाम बढ़ेगा, अप्रिसिएट होगा। लेकिन अगर लोन ले करके आप एक कार खरीद लेते हैं तो उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे आपका पर्सनल लेवल पे क्या होगा कि वो एक असेट, वो डिप्रिसिएबल असेट्स है, यानी आज आप कार खरीदें और अगले दिन से ही उसका वैल्यू घटना शुरू हो गया। तो ये ब्रॉड लेवल पे जब ये देखिएगा, स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार डेट उसके लिए लेती है और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उस पे उस खर्च को, डेट को खर्च नहीं किया जाता है। अभी जो है वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक कहती है कि अगर 77% तक जो है मैक्सिमम डेट टू जीडीपी रेशियो को माना जा सकता है इन एक्सट्रीम सरकमस्टांसेस। अगर 77% है तो, लेकिन इसके बाद से जैसे ही टैक्स डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ता है तो उससे फिर उस कंट्री की इकोनॉमी पे जो है बुरा असर पड़ने लगता है।
अब बुरा असर पड़ने लगता है, कैसे पड़ने लगता है, तो इसको यहाँ से समझिए कि लैटिन अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका की एक कंट्री है वेनेजुएला, यहाँ जो टैक्स डेट टू जीडीपी रेशियो है वो अभी 350% है। और इसकी वजह से क्या है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, और मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है और डिमांड जो है, प्रोडक्शन है वो कम है। इस वजह से क्या है, यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब यहाँ वेनेजुएला आया है, तो वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, और यहाँ की जो करेंसी है वो बोलीवर है, और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं या प्रेसिडेंट जो है वो निकोलस मादुरे हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हु टॉप्ड द लिस्ट ऑफ इंडियाज 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन बाय फॉर्चून, यानी फॉर्चून पत्रिका द्वारा प्रकाशित भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसने टॉप पोजीशन पे है, यानी कौन शीर्ष पे हैं? गीता गोपीनाथ, नीता अंबानी, निर्मला सीतारमन या फिर सौम्या स्वामीनाथन? तो इसका जो सही आंसर है वो निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन भारत की वर्तमान और पहली जो है फाइनेंस मिनिस्टर है। नीता अंबानी ये टॉप की है, निर्मला सीतारमन जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। नीता अंबानी जो है दूसरे नंबर पे है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो मालकिन है नीता अंबानी। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये है निर्मला सीतारमन वर्तमान भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, ये नीता अंबानी, ये हुई आपकी सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन कौन है? तो ये WHO की जो है चीफ साइंटिस्ट है अभी WHO में। किरण मजूमदार शाह जो चौथे नंबर पे हैं, ये जो वाइकॉन है इसके चेयरमैन है। वाइकॉन एक बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दवा बनाती है, तो इसके ये चेयरमैन हैं, इनको चौथे नंबर पे है। उसके बाद ये हैं गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो है 7वें नंबर पे हैं। ये IMF में भारत के अर्थशास्त्री हैं। टेसी थॉमस एक जो है रॉकेट साइंटिस्ट हैं, इनको मिसाइल वुमेन या फिर अग्निपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो अग्नि मिसाइल सीरीज है उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुके हैं, और इन्हीं की देखभाल में, इन्हीं के निरीक्षण में अग्नि मिसाइल का जो है अभी तैयारी किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन से इतना जानकारी मिली। तो अब देख लेते हैं, ये फॉर्चून के द्वारा ये लिस्ट जारी किया गया है, तो हम लोग फॉर्चून के बारे में जान लेते हैं कि फॉर्चून का स्थापना जो है ये एक फॉर्चून क्या है, तो ये एक पत्रिका है, मैगजीन है। इसका स्थापना 1929 में किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क USA में है। ये जो पैरेलल में है किसके, फॉर्चून जो है पैरेलल में है फोर्ब्स पत्रिका के बारे में आप लोग सुने होंगे। उसके अलावा ब्लूमबर्ग इसके पैरेलल में रन करती है, क्या रेटिंग्स देती है फॉर टॉप वुमेन, टॉप मैन, फिर वर्ल्ड का, इसी तरह से इस तरह की ये जो है रिपोर्ट जारी करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है? फ्री लीगल एड, यानी अगर आप देखिए कानून जो है ना, आप अगर किसी केस मुफ्त कानून सहायता का प्रावधान, आर्टिकल 42, 39A, 44 या 45, तो इसका जो सही आंसर है 39A, यानी आर्टिकल 39 क जिसको कह सकते हैं, 39 क में मुफ्त विधिक सहायता का जो है उल्लेख किया गया है कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से सक्षम नहीं है कि वो अपने केस को किसी वकील के माध्यम से जो है रिप्रेजेंट करे कोर्ट में, तो भारत सरकार ऐसा प्रावधान करती है कि आपको फ्री लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी। 44 में क्या है, इसमें कॉमन सिविल कोड, समान कॉमन सिविल कोड का व्यवस्था है। आर्टिकल 45 में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन की व्यवस्था सरकार करेगी। 42 में आर्टिकल 42 में है मैटरनिटी बेनिफिट, जो
42 में मैटरनिटी बेनिफिट। ये जो है इसको मातृत्व हित लाभ के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसको मातृत्व हित लाभ बोलते हैं। तो ये जितने आर्टिकल्स हैं ये किसके अंदर आते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में DPSP कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन से इतना बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी के लिए आपको दिया जा रहा है कि दीन यार पटेल जो है ये कभी एक पुस्तक लिखे हैं दादा भाई नौरोजी पे, नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शीर्षक नाम से एक बुक लिखे हैं। उनको उस बुक को अभी कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जो दिया जाता है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय बुक प्राइज 2021 के रूप में उसको चुना गया है। अब ये दादा भाई नौरोजी के ऊपर ये बुक लिखा हुआ है, तो दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी भारत के पहले जो व्यक्ति थे जो इंग्लैंड में जा कर के और वहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़े और हाउस ऑफ कॉमन्स में वहाँ के मेंबर भी बने। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है। इनको होप ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी भारत के पहले व्यक्ति थे जो अंग्रेजों द्वारा भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा था उसका खुलासा किए, उस पर बुक लिखी जिसका नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन निष्कासन का सिद्धांत जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही दिए थे। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस तरह से ये भारत जो अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे उस पे ये जो है काफ़ी मुखर रहे। उसके अलावे ये भारत में ये नरमपंथी विचार के थे। कांग्रेस के ये 3 बार जो है अध्यक्ष भी रहे। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।